परिभाषा तो आपको कल बताई दी थी। चारों तरफ जो गैसीय आवरण है या वायु का जो विस्तृत आवरण है उसको ही वायुमंडल कहते हैं। और एक ब्लैंकेट के जैसे यानी कि लिफाफे की तरह होता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण है इसका अभिन्न अंग है, यानी कि ये दूर नहीं हटता है उससे। वरना तो गैसें तो साइड हो जाती है, इससे दूर हो जाती है। गैसेज तो आपको पता है हल्की भी होती है, भारी गैसेज भी होती है, और गैस एक जगह रहती नहीं है। माइक ऑफ रखेंगे जब तक आपको कोई डाउट ना हो, कुछ पूछना ना हो तब तक। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही इसका एक अभिन्न अंग बन गया, यानी कि ये गैसेज उससे पृथ्वी के आवरण से या पृथ्वी के जो वातावरण से दूर नहीं हो पाती है। वरना गैसों की प्रकृति आपको पता है ऐसी होती है कि गैस एक जगह रुकती नहीं है, एक जगह रुक नहीं सकती है। उसके कारण इतने दूर दूर होते हैं कि वो हट जाती है, लेकिन फिर भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये गैसेज हैं पृथ्वी के चारों तरफ रुकी हुई है। और इस वायु का न कोई रंग है, न स्वाद और न ही गंध, यानी कि बिल्कुल ना तो कोई इनका टेस्ट होता है, ना ही किसी तरह का कोई कलर, ठीक है, ना कोई स्मेल होती है इसके अंदर। और सिर्फ हम इनको महसूस कैसे कर सकते हैं, अनुभव जो करते हैं अपने, वो इसका जब हवाएं एक जगह से दूसरी जगह ये अपना स्थान चेंज करती है, यानी कि प्लेस चेंज करेगी। जब एक जगह से दूसरी जगह जब हवा चलती है तो अपने बॉडी को टच करती है तो अपने को महसूस होता है कि हवा चल रही है। या अगर ज़्यादा तेज़ चलती है तो अपने कहते हैं भी आंधी चल रही है। तो बस वो पवनों का संचार जो है एक जगह से दूसरी जगह, उसी से ही अपने अनुभव कर सकते हैं। और अब उसी से अपने को पता चलता है कि हाँ गैसेज हैं यहाँ पर। परिभाषा जैसे अपने देखी थी ऊपर, वो वायुमंडल का गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। इसकी हाइट जो है हज़ारों किलोमीटर तक है। और पृथ्वी से वायुमंडल जो को स्थलमंडल तथा जलमंडल की तरह अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि अपने अर्थ का जो नीचे का जो अपने पहले लिथोस्फीयर पढ़ी थी पहले जो फर्स्ट ईयर में आपने, उसमें तो पृथ्वी के पूरे अपने पृथ्वी की परतें कितनी हैं कैसे है उसको अलग अलग करके भी पढ़ा था। और तीसरा जो आपका टॉपिक जो इसमें आगे आएगा जलमंडल, अभी इसमें सेकेंड ईयर में ही है, इसके बाद ही करेंगे अपने वायुमंडल के बाद में। तो वायुमंडल को अपने स्थलमंडल और जलमंडल की तरह अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे अपने पृथ्वी का आपको पता भी 71% वाटर है, बाकी का रिमेनिंग 29% इसमें सर्फ अर्थ का सरफेस है, यानी कि सतह है, धरातल है। तो उसकी तरह अलग अलग नहीं कर सकते वायुमंडल को अपने। तो कोई भी व्यक्ति या जीव है बिना वायु के जीवित नहीं रह सकता। अपने को पता भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, यानी कि अपने ब्रीथिंग सांस लेने के लिए, या अदर और भी कोई वर्क है, जैसे अभी आग है, ऑक्सीजन के बिना आग भी नहीं जलती है, या और भी बहुत सारी काम है। अब नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए उसके जो नाइट्रोजन फिक्सन जैसे जड़ों के माध्यम से धरती में जाती है तो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो आपने पढ़ा होगा 10वीं में। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इस तरीके से जो वायु है वो संसार के सभी जीवों के लिए, यानी कि चाहे अपने मनुष्य हैं, चाहे और कोई जीव जंतु हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, सभी के लिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो पेड़ों के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसके बिना वो खाना नहीं बना, उनका फूड प्रोसेसिंग नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो खाना बनाते हैं पत्तियों के द्वारा। और अपने लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। और जिस तरह से मिट्टी के उपजाऊपन के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। हर गैस का अपना अपना एक अस्तित्व है, अपना अपना एक महत्व होता है। और वायुमंडल की जो परिभाषाएं हैं जो आगे, जैसे फिंच एंड टिवार था, जियोग्राफी के ये विद्वान हैं, इन्होंने वायुमंडल की क्या परिभाषा दी है कि वायुमंडल गैसों का आवरण है जो धरातल के से सैकड़ों मील की ऊंचाई तक विस्तृत है तथा पृथ्वी का अभिन्न अंग है। ये अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई है अलग अलग राइटर्स के। जैसे मॉन्क हाउस के अनुसार वायुमंडल गैस की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई है। जो इसका पूरा एक निचोड़ है, एक सार जो है वो अपने ऊपर देख लिया है किस तरीके से चारों तरफ घिरा हुआ एक आवरण है और गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़ा हुआ है। बाकी अलग अलग जो जितने भी राइटर्स हैं उन सभी ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है इसको। अब वायुमंडल का महत्व, क्या महत्व है इसका, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वायुमंडल के कारण ही अपने यहाँ पे धरती पे जीवन है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो बाकी ग्रहों के जैसे ये भी एक निर्जीव ग्रह होता है धरती भी, बाकी ग्रहों पे जैसे जीवन नहीं है वैसे ही। तो महत्व देखो इसमें सबसे पहले जैसे अभी अलग अलग गैसों का महत्व बताया था वही इसमें अभी आगे आया आपका, किस तरह से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा अनेक उपयोगी गैसें पाई जाती है। तो वायुमंडल के आवरण के कारण ही पैरापिंगनी किरणों, सबसे पहला देखो इसका महत्व ये है कि जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट जो रेज है, पैरापिंगनी किरणें, उनके प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। और यही कारण है कि मानव जाति के इतिहास के शुरू से ही वायुमंडल हम सब के लिए कौतूहल का विषय है। यानी कि किस तरह से स्टार्टिंग से अब भी से अपने इसकी रिसर्च नहीं कर रहे, शुरू से भी जो राइटर्स थे या जो भी विद्वान थे, तो उन्होंने पहले तो उनको स्टार्टिंग में पता नहीं होता था। जैसे आसमान में बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है तो क्या कुछ है, वो तो सिर्फ इसको नेचुरल इंसिडेंट यानी कि प्राकृतिक घटनाएं समझ के उस डर की वजह से इनको मानते थे। और स्टार्टिंग से वो इसके बारे में जानने की कोशिश करते थे। तो वायुमंडल में निहित तापमान व आर्द्रता मानव जीवन को प्रभावित करती है। तापमान कम या ज़्यादा होता है, जैसे अभी सर्दियों में तापमान कम है तो किस तरह से अपना जीवन
पूरी जो लाइफ जो अपना है कितना एकदम से चेंज हो गया है, चाहे अपना ड्रेसिंग सेंस है, चाहे रहने का है, चाहे कुछ भी है। तो उसी तरीके से अपने यहाँ पर अलग अलग चीज़ें का अपना महत्व होता है इसमें। और आर्द्रता यानी कि जो नमी है, मॉइस्चर जो होता है, जैसे अभी सर्दियों में बिल्कुल ही मॉइस्चर नहीं है, अपनी जो स्किन है बिल्कुल रूखी हो जाती है, और भी चीज़ें हैं तो अपने वैसे बिल्कुल रूखापन सा लगता है। और गर्मियों में अपने को नमी ज़्यादा महसूस होती है, चाहे अपने फ़ैन के आगे या कहीं भी बैठे हैं तो अपने फिर भी अपने ऐसे लगता है भी यहाँ पे नमी ज़्यादा है, यहाँ पे मतलब गीलापन सा महसूस होता रहता है। तो वही चीज़ें भी, ये भी मानव जीवन को प्रभावित करती है। तो प्राकृतिक दृश्य भी उपस्थित रहता है, क्योंकि जो इसी वायुमंडल के कारण ही अलग अलग जगह पे तापमान या जलवायु में भी विभिन्नता पाई जाती है। तो प्राकृतिक दृश्य भी उसके अनुसार होते हैं, जहाँ पे जिस तरह की जलवायु पाई जाती है तो उसमें उसी तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे। नेक्स्ट अपना है वायुमंडल का संगठन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। भी कैसे बना है वायुमंडल, किन किन चीज़ों से बना हुआ है। देखो मुख्य रूप से 9 गैसें पाई जाती हैं इनमें, बाकी और भी है छोटी मोटी, लेकिन मुख्य रूप से इसमें 9 ही गैसें हैं। कई गैसों का मिश्रण है। गैसों के अलावा इसके अंदर देखो, अपने कल भी बात की थी, वे गैसें तो पाई जाती है, गैसों के अलावा इसके अंदर जलवाष्प, धूलकण वो भी पाए जाते हैं। वो भी वायुमंडल का एक अभिन्न अंग है, वायुमंडल में ही होते हैं वो। हालांकि धरती के नज़दीक ही होते हैं, पूरा अंतरिक्ष तक नहीं होते, लेयर जैसे बाकी की जो वायुमंडल की परतें अपने पढ़ेंगे, लेकिन वो भी इनका अभिन्न अंग है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं तापमान पे या और भी चीज़ों पर। नौ प्रकार की गैसें हैं कौन कौन से, जो आगे बताई हुई है आपको, ये जिस सीक्वेंस में दी है उसी सीक्वेंस में नहीं है, इसकी आगे सारणी आएगी, कौन सी गैस कितनी प्रतिशत पाई जाती है वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन तथा ओजोन, ये प्रमुख 9 गैसें हैं। ठीक है। इन गैसों के अलावा, इन गैसों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। क्यों है? क्योंकि 99% इन दो गैसों में ही है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर ही पूरे वायुमंडल का 99% बनाते हैं। बाकी का जो 1% है रिमेनिंग, वो बाकी की गैसेज बनाती है। जैसे इसमें ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन का दिया हुआ है। और ऑक्सीजन गैस तो अभी पता ही है कि किस तरह से सबसे सबसे महत्वपूर्ण गैस है। क्यों है? क्योंकि कोई भी प्राणी है वो इसके बिना जीवित नहीं रह सकता है। जो प्राणियों को, यानी कि जो जीव जंतु चाहे कोई, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ब्रीथिंग के लिए, और पेड़ पौधे हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्राणियों की बातें चल रही है। ठीक है। तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, वो है 78.8, यानी कि 78.8% नाइट्रोजन गैस है। दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन, यानी कि 20.95। इन दोनों को मिलाकर वायुमंडल का 99%, यानी कि दोनों ही क्या 99% उसमें ऑक्यूपाई किया हुआ है पूरा स्पेस को। अब विशेषताएं, कुछ गैसेस की विशेषताएं बताई हुई है। जैसे अभी मैंने कहा था बहुत सी गैसें अपने लिए महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन है जो सबसे मुख्य है, सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा है, अभी हमने देखा ही है कि 78.8% है। तो इसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है? एक तो वायुदाब, पवनों की शक्ति, यानी कि हवा की जो स्पीड है कम ज़्यादा जो होती है वो भी, या प्रकाश के परावर्तन का आभास, यानी कि जो अपने देखते हैं रिफ्लेक्शन होता है जो लाइट का, वो भी इसी की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से। और इस गैस का कोई भी मतलब क्या है, मानव जाति के इतिहास से शुरू से इस, ये सारणी है, ये बाद में बता दूंगा मैं। इसमें एक बार नाइट्रोजन गैस का अपने कर रहे हैं, अपने देख लेते हैं वो। इस नाइट्रोजन गैस का ना तो कोई देखो कलर होता है, ना इसकी कोई स्मेल, और ना ही इसका कोई टेस्ट होता है, बिल्कुल बेसलेस होती है ये। तो यह गैस क्या होता है, वस्तुओं को तेज़ी से जलने से बचाती है। यानी कि वरना अगर ये नाइट्रोजन गैस नहीं होती तो सन से अपनी इतनी हीट आती है, पूरा अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है, तो बहुत सी चीज़ें जल जाती। तो ये तेज़ी से जलने से बचाती है। ऑक्सीजन क्या होता है, जलाती है चीज़ों को। ठीक है। ऑक्सीजन जलने में सहायक है। आपको ये तो आपने भी साइंस में भी पढ़ा 10 तक भी, किस तरह से बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जलती भी नहीं है। अगर अपने कोई फायर आग जलाएं, कागज़ है कुछ भी है, तो वो बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा। ऑक्सीजन तो जलने में सहायक है। और नाइट्रोजन क्या है, जलने में तो सहायक है लेकिन तेज़ी से जलने से बचाती है, जल्दी से आग नहीं पकड़ने देती किसी चीज़ों को। और इसके अलावा नाइट्रोजन का मेन और क्या काम है, इस गैस से क्या होता है, पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है, और भोजन का मुख्य अंग है। क्योंकि प्रोटीन अभी बताया था, जड़ों में, जड़ों की वजह से मिट्टी में उर्वरता बढ़ती है, रसायन की वजह, रासायनिक प्रक्रिया की वजह से, और इसी वजह से उनका ज़्यादा प्रोग्रेस होती है पेड़ पौधों की। यदि वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन गैस ना होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। यानी कि वही अभी बताया भी किस तरह से आग को मतलब जल्दी से तेज़ी से फैलने नहीं देती। और अगर नाइट्रोजन नहीं होती तो सन की लाइट जो आती है, पूरी सूर्य की जो गर्मी आ रही है, आप देखते हैं कई बार अपने जंगलों वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि ये बिल्कुल इक्वेटर पे है, भूमध्य रेखा पर है। भूमध्य रेखा पर होने के कारण वहाँ पे सबसे ज़्यादा सूर्य ताप मिलता है, और वो
बहुत सी चीज़ें वहाँ पे जंगलों वगैरह में तो आग लगी ही रहती है, न्यूज़पेपर में या पढ़ते हैं अपने भी, वहाँ जंगलों में आग लगी। तो ये रीज़न होता है कि वो इतनी ज़्यादा हीट होती है वहाँ पर, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि उसकी वजह से पूरा ये जल जाता है। लेकिन नाइट्रोजन की वजह से आग पर नियंत्रण रहता है, जल्दी से जलने नहीं देती किसी चीज़ों को। और ये सारी जो प्रक्रिया है उसको नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको बोलते हैं। पहले एक बार मैं टेबल बता देता हूँ, फिर आगे ऑक्सीजन गैस का अपने देखेंगे। ये देखो टेबल, इसमें पूरा आपको ये सारणी दी हुई है कौन सी गैस कितनी है। सबसे पहले नाइट्रोजन गैस है 78.8, इसका जो रासायनिक सूत्र है आपको पता है N2। फिर उसके बाद ऑक्सीजन 20.95, फिर ऑर्गन तीसरे नंबर पर 0.93, और चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कल तोलाराम पहले नंबर पे बता रहा था सबसे ज़्यादा। CO2 इसका रासायनिक सूत्र है 0.03। और फिर उसके बाद नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये गैसेज इसके बाद है। ये वायुमंडल का वैसे संगठन बस ये डायग्राम से बताया हुआ है किस तरह से कौन सी गैस कितने परसेंट है, नाइट्रोजन से सबसे ज़्यादा है और इस तरह से। अभी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो वैसे तो अपने को पता ही है क्या क्या है। सबसे ज़्यादा तो जीवनदायिनी गैस इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बिना अर्थ पे लाइफ सर्वाइव अपने एग्जिस्ट नहीं होती, जी धरती पे जीवन होता ही नहीं। और ऑक्सीजन गैस के अन्य रासायनिक तत्वों के साथ सरलता से क्या होता है, मिलकर अनेक प्रकार के यौगिक का निर्माण करती है। अनेक प्रकार मतलब जैसे हाइड्रोजन के साथ पानी का निर्माण करती है, H2O बन जाता है, ठीक है। या फिर का लोहे के साथ मिलकर का ऑक्साइड बनाती है, लोहे का ऑक्साइड बनता है जो जंग जिसको अपने बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड है। तो और दूसरी गैसों के साथ या दूसरे प्रकार के जो तत्व हैं धरती पे पाए जाते हैं उनके साथ मिलकर यौगिकों का निर्माण करती है, नई वस्तुओं का निर्माण करती है। जितने भी जो रासायनिक तत्व है, गैस है चाहे अन्य रासायनिक तत्व है, जैसे लोहा तत्व है और हाइड्रोजन गैस है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें ऑक्साइड, जिसके साथ ऑक्साइड लगता है तो इसका मतलब वो उसमें ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन है, ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया से ही वो बनता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड जिसके साथ में लग रहा है, जिस भी जो रासायनिक सूत्र है या जहाँ भी है जिसके साथ ऑक्साइड लग रहा है तो इसका मतलब वो रासायनिक किसके साथ रासायनिक क्रिया की है, ऑक्सीजन के साथ, और एक वो नया तत्व बन जाता है। और अभी जैसे बताया था जलने में सहायक है, यौगिकों का निर्माण तो करती है। अब जैसे नाइट्रोजन क्या था, तेज़ी से जलने से रोकती है वस्तुओं को, और ये जलने में सहायक है क्योंकि इसके एब्सेंस में अगर ऑक्सीजन गैस अनुपस्थित है, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो कोई चीज़ जलेगी नहीं, जल कोई चीज़ अपने जला नहीं सकते। अतः यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और कार्बोहाइड्रेट निर्माण में महत्वपूर्ण होती है। और तीसरी जो मुख्य गैस है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक भारी गैस है और वस्तुओं को जलने से उत्पन्न होती है। यानी कि कोई भी वस्तु अपने जलाएंगे, चाहे कागज़ वगैरह कुछ भी, ईंधन वगैरह जलाते हैं और भी कुछ चीज़ें जलाते हैं तो उनसे ये उत्पन्न होती है। तो सभी प्रकार की वनस्पतियाँ, अभी बताया था प्राणियों के लिए तो कौन सी मतलब मेन मुख्य रूप से है, ऑक्सीजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पतियों के लिए यानी कि पेड़ पौधों के लिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करती है और उसी से उनका भोजन तैयार होता है पत्तियों के द्वारा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी तो उनको कोई भी पेड़ पौधे हैं वो जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वो कर नहीं पाएंगे और फिर उनको उनका भोजन भी तैयार नहीं हो पाएगा। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस गैस की जो मात्रा है में होने वाली वृद्धि से वायुमंडल की निचली परतों के तापमान में वृद्धि होती है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने देखते हैं, जो हरित गृह प्रभाव जिसको बोलते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि एक ब्लैंकेट के रूप में, एक कंबल के रूप में, एक परत के रूप में ऊपर फैल जाती है ये। और अभी जैसे पढ़ा है अपने भारी गैस है, तो ये जितना सूर्य का तापमान, जैसे ऊष्मा बजट अपने पढ़ेंगे आगे चैप्टर आएगा, तो सूर्य से जितनी किरणें अपने को मिलती है, जितना तापमान मिलता है उसको वापस नहीं जाने देती है, कुछ अवशोषित कर लेती है, तो इसी वजह से ये गर्म हो जाती है और धरती का तापमान बढ़ता रहता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने जो पढ़ते हैं अभी, जिस तरह से धरती का तापमान बढ़ रहा है, अगर इसी प्रक्रिया से तापमान बढ़ता रहा तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि जो जलवायु परिवर्तन तो है ही है, उसके अलावा जैसे जो ग्लेशियर है अपने, जो अर्थ के ध्रुवों पे जो बर्फ़ जमी हुई है वो अभी भी पिघल रही है, इसी वजह से और भी पिघलती जाएगी। और वैसे भी अपने को पता है 71% तो वाटर है ही है, तो वो बर्फ़ पिघल के कहाँ आएगी, समुद्रों में आएगी। और समुद्रों में आएगी तो जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो अपना जो बाकी का जो जहाँ पे लिविंग एरिया है अपना, जहाँ पे अपने रहते हैं जिस सतह पे, वो अपने को पता है 29% ही है, वो भी पानी में डूब जाएगी। तो इसीलिए उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए बहुत सारी, आपको पता है अभी अलग अलग गवर्नमेंट है, अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हुई है। जो फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पहला, जो रियो डी जेनेरियो में, वो इसी के लिए हुआ था भी कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जाए। उसके बाद से बहुत सारे पृथ्वी सम्मेलन भी हुए हैं, बहुत सारी अलग अलग समितियाँ भी बनी हैं भी इस कार्बन को कैसे कम किया जाए ताकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट रोका जाए, वरना अर्थ पे फिर लाइफ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी।
अभी जैसे अभी देखा है कि तापमान बढ़ती है तो भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, वो यही चीज़ होता है, और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ये इसमें सिर्फ ये अलग अलग बताया हुआ कंपैरिजन किया हुआ है बाकी प्लैनेट्स के साथ में भी, किस प्लैनेट पे कौन सी, जैसे अर्थ का, अर्थ पे किस तरह से ये बीच में जो दिया वो अर्थ का कंपोजिशन है, भी नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, और बाकी गैसेज कितनी है। बाकी प्लैनेट जैसे वीनस शुक्र ग्रह का दिया हुआ और मंगल ग्रह का, इनका आपस में बस ये कंपैरिजन दिया हुआ है भी किस तरीके से कौन से प्लैनेट पे कितनी। जैसे अपने अर्थ का तो पढ़ ही लिया, लेकिन अपने तो अर्थ से इंपॉर्टेंट है, ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। नेक्स्ट जो आपको बताइए ओजोन परत जो है, और ये कल अपने देखा था किस तरीके से ओजोन जो है अपने लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि सनलाइट जो सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको ये रोक कर रखती है। 3 परमाणुओं से इसका निर्माण होता है ऑक्सीजन से, अभी बताया था ऑक्सीजन बहुत सी अन्य गैसों के साथ मिलकर ये अन्य नया तत्व बनाती है, नया एक यौगिक बनाती है। तो ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु मिलते हैं, ज़्यादातर तो ऑक्सीजन के दो ही होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कब बोलते हैं, ऑक्सीजन के जब 2 परमाणु होते हैं तब, जैसे H2 है, वाटर में भी H2 O का है, ऑक्सीजन का एक रह जाता है दो से। और जब 3 परमाणु मिल जाते हैं तो वो ओजोन का निर्माण करते हैं। जलवायु की दृष्टि से इस गैस का विशेष महत्व है। क्यों है? क्योंकि इसमें सूर्य से आने वाले जो तेज पराबैंगनी विकिरण है उसके कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार सौर विकिरण का केवल उतना ही भाग धरातल पर पहुंचने दिया जाता है जितना आवश्यक और उपयोगी होता है, यानी कि जितना अपने लिए ज़रूरी है उतना ही पहुंचा जाता है। क्योंकि अगर बिल्कुल ही रोक देगी तो वही बात है, धरती बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, वो टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाएगा अर्थ का, सारी चीज़ें जम जाएगी। तो जितना ज़रूरी है उतना अपने पहुंचना ज़रूरी है। जलवाष्प यानी कि जो नेक्स्ट गैसेस के अलावा आपने देखा था भी गैसेस तो है ही है, गैसेस से निर्माण हो ही रहा है, जलवाष्प भी अपने लिए कैसे ज़रूरी है मानव जीवन के लिए या बाकी चीज़ों के लिए। जलवाष्प क्या है, अधिकांशतः वायुमंडल की निचली परतों, अभी बताया था जलवाष्प और धूलकण है वो ऊपरी परतों में नहीं पाए जाते, बस निचली परतों तक ही पाए जाते हैं। इससे ज़्यादा मतलब ज़्यादातर बस क्षोभ मंडल तक ही, इससे ऊपर नहीं पाए जाते ये। ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके इवेपोरेशन कम हो जाएगा, वो जलवाष्प कम हो जाता है। और वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% जो भाग है वो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी कि बस अर्थ के सरफेस के पास ही, पृथ्वी की सतह के पास ही अपने को मिलता है देखने के लिए। इसके ऊपर जलवाष्प की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा 2% है, वैसे कम से कम 2% है, और बाकी एवरेज 2% बोला हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5% ही होती है, 5% से ज़्यादा जलवाष्प नहीं होती है वायुमंडल में, क्योंकि बाकी गैसेस से, बाकी वायुमंडल का निर्माण गैसों से हुआ हुआ है। तो इसलिए जलवाष्प की मात्रा सिर्फ अधिकतम 5% हो सकती है, और औसत मात्रा जो है 2% ही है। और जलवाष्प करती क्या है, क्योंकि जो सूर्य ताप का कुछ भाग को अवशोषित है, यानी कि ये बाकी सारी चीज़ें सूर्य से आने वाले टेम्परेचर को, इसका जो ऊष्मा बजट अपने पढ़ेंगे आगे चैप्टर आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कितना कौन कौन सी चीज़ें कितना कितना तापमान सोख लेती है। इसी वजह से धरती पे पूरा तापमान सूर्य का नहीं पहुंच पाता है, और जितना पहुंचता है उतना ही वापस लौटा दिया जाता है, इसलिए ऊष्मा का संतुलन अपने बन के रहता है, ना तो तापमान अपना कम होता है ना ज़्यादा होता है। और अब जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारे जो अपने पोल्यूशन जो अपने कर रहे हैं मानवीय क्रियाओं की वजह से, उसकी वजह से बस ये तापमान गड़बड़ा जाता है, अपना ऊष्मा बजट है वो गड़बड़ा जाता है। बाकी जो नेचुरल जो ऊष्मा बजट यानी कि जो बना हुआ है इसका इंसोलेशन जिसको बोलते हैं अपने, वो नेक्स्ट चैप्टर में वहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी आपको उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। यानी कि जलवाष्प के सूर्य से आने वाले कुछ भाग को अवशोषित कर लेते हैं और पृथ्वी द्वारा विकृत ऊष्मा को संजोए रखता है, यानी कि धरती जितनी गर्म होगी तो वो वापस जो ऊर्जा लौटाएगी, अगर पूरी की पूरी ऊर्जा वापस लौट जाएगी अंतरिक्ष में तो धरती बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या करती है, पूरी ऊष्मा को वापस नहीं जाने देती अंतरिक्ष में। जलवाष्प क्या होती है, कुछ चीज़ों को वहीं रोक लेती है उस पृथ्वी की ऊष्मा को, इस वजह से पृथ्वी बिल्कुल ठंडी नहीं होती है। और इस तरह यह एक कंबल का काम करता है, जिससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म होती है और न ही अत्यधिक ठंडी, यानी कि पृथ्वी को ना तो ज़्यादा गर्म होने देता है, फिर पृथ्वी जो सूर्य से आने वाले तापमान को भी रोक लेता है, नियंत्रित रखता है, और धरती से जाने वाले को भी नियंत्रित करता है, पूरा तापमान वापस नहीं जाने देता है इस वजह से। क्योंकि वरना तो दिन में तो चल सूरज होता है तब तो तापमान मिलता रहेगा, धरती गर्म होती रहेगी, लेकिन जैसे ही नाइट होती है, रात होते ही सूरज जैसे ही गया तो वापस जो तापमान है ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा तापमान अगर ठंडा हो जाएगा तो धरती ठंडी हो जाएगी, लेकिन ये जलवाष्प है वो उस पूरे तापमान को वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देते। ऊष्मा बजट में ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद देखिए जलवाष्प के संघनन से, यानी कि जो जलवाष्प के वेपरेशन है, जो पानी के छोटे छोटे बूंदे होते हैं, कण होते हैं, उन्हीं को जलवाष्प बोलते हैं। जब गर्म होता है पानी तो वो जलवाष्प में बदल जाता है, यानी कि भाप में बदल जाता है, और भाप जब ठंडी होती है तो आपको पता है पानी की बूंदों में बदलता है,
और उन पानी की बूंदों को या तो बरसात के रूप में, या ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो वो बर्फ़ के रूप में धरती पे गिरती है। संघनन का मतलब होता है जो भी, चाहे अपने ओलावृष्टि है, बारिश है, या हल्की बूंदाबांदी है, जो भी चीज़ें होती हैं उनको संघनन बोलते हैं। जलवाष्प का वापस ठंड जल मतलब ठंडा होकर वापस पानी की बूंदों में बदलना, उसको संघनन बोलते हैं। धूलकण जो इसका अगला पार्ट है वायुमंडल का। पवनों की गति के कारण क्या होता है, जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, वो उड़ते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और हवा भी आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती है। तो इसी कारण से ये धूलकण है जो ये भी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो धूलकण के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ये अलग अलग स्रोत से मिलते हैं। एक तो चाहे बिल्कुल बारीक मिट्टी है, चाहे धूल है, या समुद्र का नमक है। तो समुद्र का नमक है वो भी धूल के कण के रूप में ही होते हैं। या ज्वालामुखी जो ब्लास्ट होता है तो उसमें से जो राख निकलती है वो, या उल्कापात जो यानी कि जो अंतरिक्ष से अलग अलग जो अलग प्लेनेट से टूटे हुए टुकड़े होते हैं जो, उनको बोलते हैं, तो वो भी इसमें शामिल होते हैं। और वायुमंडल की निचली परत में ही रहते हैं ये भी, क्योंकि जलवाष्प और धूलकण ये दोनों बाकी परतों में नहीं पाए जाते, बस ये पृथ्वी की सतह के पास ही पाए जाते हैं, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं पाए जाते ये। और वायुमंडल में गैस अथवा जलवाष्प के अलावा जो भी ठोस पदार्थ है वो कणों के रूप में, उन्हीं को धूलकण बोलते हैं। चाहे ठोस पदार्थ कोई भी हो, उन सभी को धूलकण ही बोलेंगे। क्योंकि गैस है वो तो ठोस है नहीं, जलवाष्प है वो भी ठोस नहीं है, वो तो तरल है। और गैसेज है वो वैसे ही गैस के रूप में। तो बाकी जो भी बच गया एनवायरनमेंट के अंदर, वायुमंडल के अंदर, वो सभी उनको सभी को किस में इंक्लूड करेंगे, धूलकणों के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। और धूलकणों से होने वाला, गैसों और धूलकण से होने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, वर्णात्मक प्रकीर्णन, उसी की वजह से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, जो आपसे कल पूछा था। परावर्तन अलग चीज़ होती है। परावर्तन तो होता है किसी चिकनी सतह से प्रकाश का वापस लौट जाना उसको बोलते हैं परावर्तन। लेकिन प्रकीर्णन में ऐसा नहीं होता। प्रकीर्णन में वो बिखरता है प्रकाश, अलग अलग रंगों में बिखरेगा वो। तो अलग अलग रंगों में बिखरेगा तो उसी वजह से जो रंग ज़्यादा होता है, क्योंकि अर्थ पे आपको पता है वाटर सबसे ज़्यादा है, पानी सबसे ज़्यादा है, और इसी वजह से अर्थ को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है। तो उसी वजह से सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन नीले रंग का होता है। नीले रंग क्योंकि जलवाष्प भी है वायुमंडल के अंदर, तो जलवाष्प से जो प्रकीर्णन होता है तो नीले रंग का ज़्यादा होता है, इसी वजह से आसमान का रंग अपने को नीला दिखाई देता है। और सूर्योदय के कारण या सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल हो जाता है। आर्द्र प्रदेशों की अपेक्षा औद्योगिक नगरों तथा शुष्क प्रदेशों की वायु में अपेक्षाकृत अधिक धूलकण पाए जाते हैं। जो आर्द्र प्रदेश है यानी कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जैसे भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र हैं, उनको आर्द्र प्रदेश बोलेंगे अपने, क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे तो जलवाष्प ज़्यादा होगी। और जो शुष्क प्रदेश है या औद्योगिक प्रदेश है, जो औद्योगिक नगर है, तो वहाँ पर धूलकण ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पे जलवाष्प की कमी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जलवाष्प होगी नहीं। उद्योग धंधे, तो वहाँ पे उद्योगों से निकलने वाले बहुत सी चीज़ें होती है, जो बहुत सारे रासायनिक तत्व होते हैं और भी है, तो वो सारे आसमान में जाते हैं धुएँ के साथ या जैसे भी, तो उन सभी को धूलकण ही बोलेंगे। वायुमंडल की संरचना जो अपने कल लेयर्स देखी थी, देखो अनेक परतों में विभाजित कर सकते हैं अपने। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन मुख्य रूप से अपने इनको 5 परतों में विभाजित करते हैं। और वायुमंडल के तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण यानी कि किस तरह से तापमान के आधार पर करते हैं। तापमान जैसे कम, सबसे नीचे नीचे जाता है, फिर ऊपर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे अपने, तापमान कम होता जाएगा। उसी तापमान के आधार पर ही इन परतों का निर्धारण किया गया है। जैसे सबसे पहले क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर, फिर समताप मंडल स्टेटोस्फेयर, मध्य मंडल यानी कि मीसोस्फेयर। ये मध्य मंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बाद, इससे पहले तक तो तापमान धीरे धीरे कम हो रहा था, और मध्य मंडल के बाद अब तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, आइनोस्फेयर और वायुमंडल यानी कि एक्सोस्फेयर तक जाएंगे तब। क्षोभ मंडल है सबसे पहला जो, इसमें देखिए भाई, इसमें क्या होता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यानी कि सबसे पहले धरती से शुरुआत करके सबसे निचली जो परत है उसी को बोलते हैं। और इस कुल भार का यानी कि पूरे वायुमंडल में 75% भाग इसी का ही है, क्षोभ मंडल का। और इसकी जो औसत ऊंचाई वो 13 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पे इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, क्योंकि वो सर्किल ज़्यादा बड़ा बनता है इस वजह से, तो 18 किलोमीटर है। और ध्रुवों पर जाकर धरती चपटी है, इस कारण से इसकी ऊंचाई रह जाती है सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर ही। और सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्यों? क्योंकि जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं अपनी, मौसम के अंदर जितने बदलाव होते हैं, चाहे बारिश है चाहे कुछ भी है, जैसे सनलाइट है, तापमान बढ़ना या ज़्यादा घटना या जो भी है, ये सारी घटनाएं इसी परत में होती है। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान में गिरावट आती है। ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी, इस परत की। और प्रति 1 किलोमीटर पर, यानी कि 1 किलोमीटर, अगर किलोमीटर में बात करें तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। और मीटर में बात करें या डिग्री की बात करें, 1 डिग्री, तो 165 मीटर पर,
165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान कम होगा। और जो ये टेम्परेचर कम होता है, जिस रेट से कम होता है उसी को सामान्य ह्रास दर, यानी टेम्परेचर की जो रेट जो बिलो इसको कम होने की जो रेट है वो बोलते हैं इसको सामान्य ह्रास दर। और ऋतु तथा मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं मानव पर प्रभाव डालती है इसी परत में होती है, यानी कि जितने भी, क्योंकि मौसम बदलेगा, मौसम कभी सर्दी का, कभी गर्मी का है, कभी बारिश का है, तो ये अपने को पता है मानवीय क्रियाओं क्रियाओं को प्रभावित करता है, तो ये सारी घटनाएं हैं इसी परत में होती है। तो इस परत में धूलकण तथा जलवाष्प सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अभी बताया था कि धूलकण और जलवाष्प सिर्फ पृथ्वी की सतह तक ही पाए जाते हैं, बाकी की परतों में नहीं पाए जाते। और ये परत पृथ्वी की सतह के पास में है, इसी कारण से यहाँ पर सबसे ज़्यादा जलवाष्प और धूलकण पाए जाते हैं। और जलवाष्प से क्या होता है, बादल बनेंगे, क्योंकि वो संघनन, अभी बताया था जो प्रक्रिया, यानी कि जब भाप ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदलती है, भाप जब हल्की गर्म होकर ऊपर उठती है तब तो ऊपर जाएगी, और ऊपर जाके जैसे ही ठंडी होगी क्योंकि तापमान धीरे धीरे कम होगा ऊपर, तो वो जलवाष्प ठंडी होगी, तो उससे वो बादल में बदलेगा, और बादल फिर जैसे जैसे वो पानी की बूंदें और भारी हो जाती है तो वो नीचे पानी की बूंदों के रूप में या बर्फ़ के रूप में नीचे गिरती है, वर्षा होती है, तथा अन्य जलवायु एवं मौसम संबंधी घटनाएं घटती है, जैसे कोहरा हो गया या और भी धुंध वगैरह है, ये सारी अलग अलग होती चीज़ें होती है, कोहरा, धुंध, ये सारी, तुषार, ये ऐसे नहीं कि सारी एक ही चीज़ होती है, एक चीज़ नहीं होती, ये अलग अलग होता है इनका, क्योंकि इनकी वो दिखने की क्षमता से, यानी कि जैसे कोहरा किसको बोलेंगे, जब बिल्कुल ही अपने को कुछ भी दिखाई नहीं देगा 1 मीटर या 2 मीटर तक ही, उसको धुंध का अलग होता है, और उसका तो तुषार जो होता है उसको अलग बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होता है। और यह मौसम विज्ञानी के गहन अध्ययन का मंडल है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मौसम विज्ञानी जो होंगे, मौसम का अध्ययन करते हैं, जो वेदर फोरकास्टिंग है चाहे कुछ भी है, मौसम संबंधी भविष्यवाणी करते हैं जो भी है, वो सभी इसी के अंदर ही पूरा अपना एक जो रिसर्च वगैरह करते हैं, ताकि उनको पता चल सके भी कब कैसे किस मौसम में, या हवाओं की कैसी गति है तो मौसम कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें इसी में करते हैं। क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा अभी जो बताया था, जहाँ पे ये फिनिश होती है और दूसरी जो लेयर शुरू होगी, उसके बीच का जो एक संक्रमण पेटी या संक्रमण क्षेत्र जो होता है उसको सीमा बोलते हैं। और ये जो नाम होगा वो पहले वाली परत के ऊपर होगा, जैसे पहले अब क्षोभ मंडल खत्म हो रहा है तो इसलिए क्षोभ सीमा बोलेंगे इसको, या ट्रोपोपोज बोलेंगे। इसकी मोटाई केवल 1.5 किलोमीटर है, यानी कि बीच में काम करते हैं दोनों के, उसमें समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में। और इस सीमा के ऊपर वायुमंडलीय स्थिरता रहती है, क्योंकि ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होते नहीं है, क्योंकि मौसमी परिवर्तन जितने वो इसी परत में हो जाते हैं तो बाद में एक तरह से स्थिर हो जाते हैं, स्टेबल हो जाती है मौसमी घटनाएं। इसे मौसमी परिवर्तनों की छत भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर फिर कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं घटती, यानी कि बारिश वगैरह जो भी होगी वो क्षोभ सीमा के नीचे नीचे ही होगी, तो क्षोभ सीमा से नीचे नीचे होती है इसलिए इसको छत बोलते हैं। इस परत से 20 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल का तापमान गिरना बंद हो जाता है, यानी कि तापमान फिर धीरे धीरे कम होना बंद हो जाएगा, फिर बढ़ना शुरू होगा धीरे धीरे। ये जो सारी अलग अलग हाइट के हिसाब से ये डायग्राम में बताया हुआ है, जितनी जो भी है परतों का कैसे वर्गीकरण किया हुआ है, कितनी हाइट पे कैसे होता है, क्या होता है, ओजोन लेयर कहाँ पर है, ये कॉपी में बना लेना डायग्राम। समताप मंडल देखो, समताप मंडल जैसा कि इसके नाम से पता है कि किस तरीके से धरातल से इसकी औसत ऊंचाई जो है, तापमान बिल्कुल समान रहेगा, औसत ऊंचाई इसकी 50 किलोमीटर है, ये 50 है इधर, ठीक है ना। अगर ना समझ में आए तो बाद में वीडियो में भी देख लेना चाहिए, बाद में जब नोट्स बनाओ तब 50 लिखा हुआ है ये इधर। इसकी औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर तक मानी जाती है, और इसकी जो मोटाई भूमध्य रेखा पर कम तथा ध्रुवों पर अधिक होती है, यानी कि ये ऑपोजिट है, उल्टा है। क्षोभ मंडल में तुमने क्या देखा था, उसकी जो ऊंचाई थी, ऊंचाई की बात थी, वहाँ पर ऊंचाई भूमध्य रेखा पर ज़्यादा थी, ध्रुवों पर कम थी, और यहाँ पर मोटाई की बात चल रही है, इसकी विड्थ जो है, इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर कम है, यानी कि ज़्यादा नहीं कम है, और ध्रुवों पर ज़्यादा होती है इसकी मोटाई। अनेक वैज्ञानिकों ने ओजोन मंडल को समताप मंडल का ही भाग मान लिया, यानी कि ओजोन मंडल इसी के अंदर शामिल कर लेते हैं, अलग से नहीं बताते वो ओजोन मंडल को, और समताप मंडल का ही हिस्सा मानते हैं उसको, जिस कारण इस परत की ऊंचाई 50 से 55 किलोमीटर माना जाता है, क्योंकि ओजोन की ज़्यादा हाइट नहीं है और अलग से अगर देखें तो, लेकिन इसी के अंदर मान लेते हैं तो इसी लेयर की हाइट बढ़ जाती है, 50 से 55 हो जाती है। वैसे तो एवरेज इसकी हाइट है 50 किलोमीटर, लेकिन ओजोन को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे तो इसकी हाइट 5 क्योंकि ओजोन ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ही पतली सी परत है। अगर ज़्यादा होती तो फिर तो अपने बिल्कुल ही सोलर जो रेडिएशन है, सौर विकिरण है, वो बिल्कुल ही अर्थ तक नहीं पहुँचते, और धरती पे बहुत सी क्रियाएँ रुक जाती जो विकिरणों के द्वारा, क्योंकि विकिरण
ज़रूरी नहीं कि सारी नुकसानदायक होती है, कुछ अपने लिए ज़रूरी भी है, आवश्यक भी है, तभी अपने अर्थ पे बाकी क्रियाएं, मानवीय क्रियाएं चलती है। तो ओजोन की परत की जो मोटाई है वो कम है, वो इसके अंदर इंक्लूड, इसके अंदर शामिल कर लेते हैं, तो वो 50 से 55 किलोमीटर ही माना जाता है। और यहाँ तापमान समान रहने के कारण इस परत को समताप मंडल कहते हैं। इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। ओजोन का आपने पढ़ लिया पहले, ओजोन वाली में उसमें पढ़ा था जो मध्य मंडल। अभी बताया किस तरह से मध्य मंडल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद से अब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो क्या था, टेम्परेचर कम हो रहा था, तापमान कम हो रहा था, घट रहा था, लेकिन अब इसके बाद से शुरू हो जाएगा। तो यह समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है, और इसकी ऊंचाई के साथ तापमान गिरने लगता है तथा -80 डिग्री तक रह जाता है। और मतलब इसके जैसे जैसे इस परत तक की बात है, इस परत तक क्या होता है, तापमान गिरेगा और माइनस तक पहुंच जाएगा, -80 डिग्री तक। उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। बढ़ना शुरू होता है, इसी वजह से इसको मध्य मंडल बोलते हैं, यानी कि बीच का इसको हिस्सा मानते हैं। और इस परत पर वायुदाब अत्यधिक न्यून, यानी कि बहुत कम वायुदाब रहता है। वायुदाब कम रहने का कारण क्या है, वायुदाब कम या ज़्यादा कब होता है। अब आपको पता है भी कोई चीज़ हल्की होगी तो हल्की होकर गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो वो सतह पर दबाव कम डालेगी। और कोई चीज़ ठंडी होती है, ठंडी होकर वो नीचे की तरफ बैठेगी, नीचे की तरफ दबाव ज़्यादा डालेगी, तो इस वजह से वो बढ़ेगा। तो यही चीज़ है, भी यहाँ पर अब तापमान बढ़ रहा है, तो इस वजह से तापमान बढ़ रहा है, तो यहाँ की जो गैसेज है वो हल्की होकर ऊपर उठेगी, इस वजह से यहाँ पर दाब जो है वो कम हो जाता है, इसलिए न्यून दाब पाया जाता है यहाँ पर। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मध्य मंडल सीमा कहते हैं, या मिसोपोज बोलते हैं उसको, मिसोपोज या मध्य मंडल सीमा। उसके बाद है आयन मंडल। आयन मंडल क्या है, इस यह परत के मध्य मंडल के 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई। इसमें मुख्य बस मेन आपको याद रखने वाली चीज़ें, इनकी हाइट होगी, उनकी मेन मुख्य बात क्या होगी, इनमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, ये चीज़ें ही हैं, पूरा बाकी चीज़ें नहीं है। जैसे इसका अस्तित्व, इसकी आयन मंडल की खोज कब हुई, किस कारण से हुई। सबसे पहले जो रेडियो तरंगों के द्वारा, यानी कि जो रेडियो तरंगें थी वो यहाँ से जाकर वापस लौट कर आ रही थी धरती पे, तब पता चला कि यहाँ पर एक ऐसी लेयर है जहाँ से रेडियो तरंगें जो वापस लौट जाती है, आप आसमान में नहीं जाती, खुले आसमान में। अगर ये परत नहीं होती तो यहाँ से जो सिग्नल भेजते वो खुले आसमान में चल जाते, धरती पे वापस लौट कर ही नहीं आते, तो इस वजह से संचार नहीं होता। तो ये परत के संचार में सबसे ज़्यादा सहायक है। रेडियो तरंगें जो विस्तृत हुई थी, जरूरी नहीं कि सबसे पहले वैज्ञानिकों ने बनाई थी या भेजी थी। रेडियो तरंगें तो बहुत सी चीज़ों से निकलती है, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, उनमें से ये निकलती है तरंगें। सौर विकिरण उनमें से भी निकलती है। तो उनसे जब टकराकर, ये आयनों से टकराकर जब वापस लौटती थी धरती पर, तब इसका पता चला कि यहाँ पर एक ऐसी लेयर है, एक ऐसी परत है भी, ये इस तरंगों को वापस ऊपर तक जाने नहीं दे रही है। तो यहाँ उपस्थित गैस के कण विद्युत आवेशित होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है उनके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स का। तो ऐसे विद्युत आवेश युक्त कणों को आयन कहा जाता है, इसी वजह से इसका नाम क्या हुआ, आयन मंडल बोलते हैं या आयनोस्फेयर बोलते हैं इसको। तो इसकी ऊपरी सीमा पर तापमान 1100 डिग्री, अभी बताया था तापमान बढ़ता है, मिसोस्फेयर के बाद तापमान बढ़ता है, मध्यमंडल के बाद। वहाँ तो देखो माइनस में था तापमान, मिसोस्फेयर में तो, मध्यमंडल में तो -80 डिग्री तक था। और यहाँ पे तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आयनों में विद्युत चार्ज है, या आयन भी आपस में टकराते हैं, तो इनसे भी ऊर्जा निकलती है। धरती से जो कुछ चीज़ें, अब वो सौर, जो अपने सौर बजट पढ़ेंगे तापमान वाला, उसमें भी पता चल जाएगा कि तापमान क्यों बढ़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पे तापमान बढ़कर हो जाता है 1100 डिग्री सेल्सियस। और इस भाग में ध्रुवीय ज्योति या अरोरा, अभी जो डायग्राम में बताया था, यानी कि दृष्टिगोचर होती है, इस मंडल को थर्मोस्फेयर भी कहते हैं, यानी कि सम में तापमान ज़्यादा होने की वजह से। ये अरोरा क्या होता है, यानी कि अभी यहाँ पे डायग्राम में देखा था अपने अरोरा लाइट। पता है किसी को अरोरा लाइट क्या होता है, या अरोरा किसको बोलते हैं, बताएगा क्या कोई। अरोरा लाइट होती है जब सूर्य चमकता है बर्फ़ पे या चमकीली सतह पे या सफ़ेद जगह पर गिर के सूर्य की किरण जब वापस लौटती है, तो अपने को एक आभास होता है, इससे लगता है भी वहाँ पे सूर्य अभी भी है, सूर्य अस्त नहीं हुआ है। तो वो एक जो लाइट जो निकलती है बर्फ़ पे या किसी चीज़ पे, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, जो किरणें निकलती है, उसको ध्रुवीय ज्योति या अरोरा बोलते हैं। ये ध्रुवों पर ही होता है सिर्फ, ध्रुवों पे ऐसे लगता है कि कभी वहाँ पे सूर्यास्त हुआ ही नहीं। जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे में ऐसे कहते हैं सूर्यास्त कभी होता ही नहीं है, मिडनाइट सन बोलते हैं वहाँ पे, यानी कि अर्धरात्रि का सूर्य भी बोलते हैं। भी ऐसा लगता है भी आधी रात को भी सूरज चमक रहा है, लेकिन वो सूरज नहीं चमकता, सूरज की किरणें वहाँ पे बर्फ़ पे गिरती है, तो प्रकाश के परावर्तन की वजह से ऐसे लगता है कि सूरज चमक रहा है वहाँ पर। उस ध्रुवीय ज्योति को ही अरोरा बोलते हैं। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल किसको बोलते हैं, ये मतलब लास्ट जो आपकी लेयर है, यानी कि यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस परत में वायु बहुत ही विरल,
यानी कि हवा बिल्कुल ही विरल हो जाती है, दूर दूर हो जाती है, हवा का बिल्कुल ही दबाव नहीं होता यहाँ पर, बहुत कम हवा पाई जाती है इसी वजह से, और धीरे धीरे बाहर अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, यानी कि फिर लास्ट जो बिल्कुल फिनिश हो जाता है अंतरिक्ष के अंदर वहाँ तक है। और इसकी ऊपरी सीमा नहीं है क्योंकि बिल्कुल अनंत तक चली जाती है, इस वजह से फिर भी अपने एक जो एवरेज जो इसकी हाइट मानते हैं वो इसकी 1000 किलोमीटर तक मानते हैं, सिर्फ स्टडी के लिए, यानी कि स्टडी बेस पे रिसर्च वगैरह करने के लिए वो 1000 किलोमीटर तक मानते हैं। लास्ट अपने इसका टॉपिक रहा है इस लेसन का आपका मौसम एवं जलवायु के तत्व, हालांकि इसका अगले लेसन में आएंगे ये चीज़ें, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा बताया हुआ है। मौसम और जलवायु बोलते किसको, मौसम किसको बोलेंगे, किसी एक विशेष समय में यानी कि कम समय में वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम, यानी कि जैसे अभी सुबह अगर धूप निकली हुई है, एकदम से थोड़ी देर 1 घंटे बाद ही एकदम से बारिश का मौसम हो जाए, फिर वापस से धूप निकल जाए, तो कम समय में अगर जो मौसमी घटनाएं बदलती रहती है, मौसम की जो दशाएं बदलती है, उसे ही हम अपने मौसम बोलते हैं। और मौसम से वायुमंडल की विशिष्ट दशाओं का बोध होता है, जैसे तापमान है, वायुदाब है, वर्षा है, हवाएं हैं, आर्द्रता है, इन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ये सारे क्या होते हैं, मौसम के तत्व बोलते हैं, मानव जीवन पे काफ़ी प्रभाव डालते हैं इसी वजह से। मौसम संबंधी जो दशाएं हैं इनमें परिवर्तन होता रहता है, मौसम के तत्व बदलते रहते हैं, और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग मौसम रहता है, सभी जगह पे एक जैसा नहीं रहता है। और ये परिवर्तन कम समय के लिए, अभी जैसे बताया, कम समय के लिए होता है, यानी कि एक दिन से दूसरे दिन या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम के तत्वों में मात्रा, सक्रियता या वितरण के अंतर के कारण होता है। मौसम के तत्वों के इस परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले कारक को मौसम के नियंत्रक कारक कहते हैं। और इसके अंतर्गत अक्षांश, जल अथवा स्थल का असमान वितरण, यानी कि जहाँ पे अगर पानी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे अलग प्रकार का मौसम पाया जाएगा क्योंकि वहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा होगी, जहाँ पे अगर रेगिस्तान है तो वहाँ पे आर्द्रता कम होगी तो वहाँ पे अलग तरह का मौसम पाया जाएगा, वहाँ पे शुष्क प्रकार का मौसम पाया जाएगा या शुष्क जलवायु पाई जाएगी। अक्षांशों का फ़र्क रहता है, जैसे भूमध्य रेखा पर गर्म मतलब ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ का आर्द्र मौसम वहाँ पे अलग रहेगा, गर्म तापमान ज़्यादा रहेगा। और जैसे जैसे तापमान जो अक्षांश बढ़ते जाएंगे यानी कि ध्रुवों की तरफ जाते रहते हैं तो वहाँ पे तापमान कम होता जाता है, मौसम बदलता रहता है, वर्षा की मात्रा भी कम होती रहती है, जल और स्थल का भी फर्क पड़ता है। अभी बताया जैसे जल ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा होगी, जहाँ पे स्थल भाग ज़्यादा है वहाँ पे शुष्कता ज़्यादा होगी। समुद्री धाराएं हैं उनका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वायुदाब का, ये सारी चीज़ें जैसे आगे चैप्टरों में आएगी, इसलिए यहाँ पर इसका ज़्यादा इसमें दिया नहीं हुआ, ये इतना ही है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप वहाँ पे लिख देना, मैं उस पर देख लूँगा, और ये आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके आप नोट्स बना लेना अच्छे से।